तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम कि जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पॉइंट आएंगे। सबसे पहला है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अंतर क्या है कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है। ठीक है, किन किन कंडीशंस में बढ़ेगा, किन किन कंडीशन में घटेगा। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि एक ट्रेंड बनाओ कि किसका ज्यादा है किसका कम है, इस तरह से। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, डेंसिटी। कि डेंसिटी कैसी रहेगी। डेंसिटी का क्या खेल है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जिसका मास ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी के बाद में थर्ड पॉइंट रहेगा, दैट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी किसको कहते हैं, अब मोल फ्रैक्शन तो आएगा नहीं ऑर्गेनिक में, तो मोल फ्रैक्शन के अलावा दूसरी चीज भी होगी, कंसंट्रेशन नहीं। तो अब यहाँ पे हम एक नई टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलैरिटी। पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब क्या है कि चार्जेस का होना। जिस मॉलिक्यूल पे जितने चार्जेस होंगे उसकी पोलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ेगी। अब ये चार्ज है क्या, कंसेप्ट क्या है, इसको एक साइंटिस्ट ने समझाया था जिसका नाम था डी बाय, जिसने अपनी एक थ्योरी दी थी डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है विच इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, इसको समझिए ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस किस कंडीशन में घटेगा। सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, अगर आपके पास में कार्बन की लॉन्ग चेन है, ठीक है, अगर कोई कार्बन की चेन है और वो कार्बन की चेन जितनी ज्यादा लॉन्ग है उतना ही ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट आप कह रहे हैं वो इंक्रीज होगा। मतलब इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन चेन। ठीक है, जितनी ज्यादा लंबी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है इस तरह से। अब हेलो एल्केन्स बनाना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से कि एक हेलो एल्केन वाला जो एटम यहाँ पे जोड़ दो। और इसके अलावा फिर दूसरा हमारे पास है दैट इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 कार्बन की चेन है। सवाल यह है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट है कहता है कि भाई जितनी ज्यादा लॉन्ग चेन होगी उतना ज्यादा ही आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अलावा कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगी, तो जितना ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 एंड Cl। ये हमने 3 डिग्री कंपाउंड लिया है। सिमिलरली इसी तरीके से हमने कंपाउंड लिया विच इज 2 डिग्री, ये हो गया क्लोरीन। तो यहाँ पे 2 डिग्री कंपाउंड है, ये 3 डिग्री कंपाउंड। अब दोनों की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, 2 डिग्री। क्या होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज 2 डिग्री। 3 डिग्री में जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हो वो कार्बन डायरेक्टली 3 एटम से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज 3 डिग्री। इसको कहेंगे 2 डिग्री। ऐसे ही अगर एक 1 डिग्री का कंपाउंड हम यहाँ पे बनाएं, जैसे कि ये हो गया CCl सिंगल बॉन्ड CH3 और दोनों तरफ आपके पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है दैट कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 कार्बन। तो इसी स्टेट को हम कहते हैं दैट इज 1 डिग्री। हाँ जी, तो इट इज कंसिडर एज ए 1 डिग्री कंपाउंड। अब आपके पास तीनों डिग्री हैं, तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, नहीं, जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ जाएंगी उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। जो वेंडरवॉल फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, स्पेस कम हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेपर है और उस पेपर को आप जलाने के लिए बैठ जाएं, तो पेपर को एक तरफ से जलाओगे धीरे धीरे फिर वो जलना शुरू होगा। लेकिन हमने उस पेपर को क्या किया, इकट्ठा करके एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट कर दिया
अब बोल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका प्रेशर, वो जो लगाएंगे हीट, तो वो हीट जो है पूरी की पूरी बॉल पे एक साथ जाएगी। यही कह रहा है वंडरबॉल जो है, एक साइंटिस्ट है, वो क्या समझा रहा है कि जो स्पेस है, मतलब जो जगह है, उसका जो एरिया है, वो ब्रांचेस को बढ़ाने पे कम हो जाता है। अब जो ब्रांचेस बढ़ाने पे एरिया कम होगा, तो जब आप हीटिंग इफेक्ट अप्लाई करोगे, वो डायरेक्टली अप्लाई कहाँ पे जाएगा? पूरे एरिया पे। तो जो आपको अलग अलग एनर्जी सबको देनी पड़ रही थी, अब वो एनर्जी सबको अलग अलग नहीं देनी, एक साथ में सारा काम हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गई बात? तो जो ये कंपाउंड है पूरे का पूरा फॉर्मेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा 1 डिग्री का होगा, देन 2 डिग्री, और फिर उससे सबसे कम 3 डिग्री। क्लियर? तीसरा जो पॉइंट है विच इज अबाउट मोलिकुलर मास। जिस भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास जितना ज्यादा होगा, उसका उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि मैंने एक यहां लिखा CHCl3 और एक मैंने यहां पर लिखा CH2Cl2। अब CHCl3 में क्लोरीन 3 है आपके पास। जब क्लोरीन 3 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, और एक क्लोरीन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 35.5। तो यहाँ पे अगर आप इसको फाइंड करोगे, तो 35.5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, और उसके बाद में कार्बन का 12। सबको जब आप ऐड करोगे, तो यहां से तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा है, क्योंकि 3 क्लोरीन है। जाहिर सी बात है कि भाई 3 क्लोरीन होने की वजह से क्या होगा? इसका जो मोलिकुलर मास है वो बढ़ जाएगा। तो यही है थर्ड रूल कि मोलिकुलर मास जिसका ज्यादा होगा, उसका ही क्या हो जाएगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तीसरा रूल समझ आ गया? नेक्स्ट आते हैं जो हमारे मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद में कंसेप्ट है, सारे खत्म होते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं विच इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इजीली डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे तो करते हैं कि मास को वॉल्यूम से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब किसी की डेंसिटी हाई है, तो आपको कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल की? अब ब्रांचेस का खेल नहीं है कि कितनी ब्रांच है, वो मत देखना डेंसिटी के लिए। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है, जो मोलिकुलर मास है, जिसका ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सी बात। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका और इसका डेंसिटी किसका ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? कि जिसका मास ज्यादा है। बस सिंपल सी बात। ब्रांचेस से मतलब नहीं है अपने को डेंसिटी के कंसेप्ट में, तो ब्रांचेस का फंडा मत जोड़ देना उसमें पेपर में करने के लिए। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट है आपके पास, जो भी आपके पास केमिकल कंपोनेंट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि डेंसिटी के ये कंसेप्ट से आप क्या कर लोगे कि किसी की भी डेंसिटी को फाइंड कर लोगे। बस। तो मोलिकुलर मास जितना ज्यादा हुआ, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? डेंसिटी। समझ आ गया दूसरा कंसेप्ट? तो ये सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए। दैट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि किस तरह से आप कंपोनेंट को सोल्यूबल बनाओगे। अब सोल्यूबिलिटी किस आधार पे या किसके रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है, पहले पता होना चाहिए। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सुना होगा आपने भाई। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? कि पानी एक ऐसी चीज है कि जिसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाते हैं। उसी के बेस पे सोल्यूबिलिटी की बात करनी है। ठीक है? अब देखो, जब कभी भी कार्बन के चारों तरफ एक जैसी स्पीसीज होती है, तो इसकी पोलैरिटी कितनी होती है? 0। ठीक है? अगर कभी भी एक कार्बन की चारों वैलेंसी सेम एटम से कवर कर ली जाए, तो ऐसी स्टेट में उनकी पोलैरिटी 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि सबका जो नेचर है एक जैसा है। अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, तो ये इधर को देगा, ये भी इधर को देगा, ये भी और ये भी। तो सारा का सेंटर एक ही तरफ है, तो चार्जेस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन अगर यहां पर 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन, तो क्या होगा?
3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, जब आपके चारों की चारों बॉन्डिंग में कोई भी एक डिफरेंट स्पीसीज आती है तो वहां पे उसका चार्ज प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी होती है। चार्ज किस तरह से, चार्ज का मतलब है, मतलब चार्ज वाला जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा और बताओ। चार्ज क्या है कि क्लोरीन का नेचर क्या है, क्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी तरफ कार्बन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है विच हैज द टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट और रिमूव, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट। भाई यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यहां पे कह रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे समझ लो, एक एटम है, उसके लास्ट ऑर्बिट में आपको एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है, तो जो एटम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एंटर करा के स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट के रूल में आ जाए, वो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन को कितनी चाहिए, 4, क्लोरीन को कितनी चाहिए, 1। तो क्लोरीन को 1 चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए, तो बेहतर कौन हुआ, क्लोरीन, क्योंकि वो 1 में होकर अपना स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ा सा ज्यादा रखता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ने की वजह से इसकी सरफेस पे पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अब थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन, अगर मैं कहूं कि भाई ये वाला कंपाउंड पानी में आप घोलते तो घुल जाता, नहीं घुलता, क्यों नहीं घुलता, क्योंकि पोलैरिटी 0। इसको कहें कि घुल जाएगा, हाँ जी घुल जाएगा, क्यों घुल जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी इसके अंदर डेवलप हो रही है, मतलब कि ये पार्शियली डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा।